नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और आपके साथ मैं हूं नवेंदु। बिहार की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी आधिकारिक तौर से नहीं फूंका गया, लेकिन सियासी दलों की चालें और जुबानी तीर इस बात की गवाही दे रही है कि जंग शुरू हो चुकी है। इस बार मैदान वही पुराना है, लेकिन समीकरण नए हैं, एजेंडे बदले हुए हैं और सियासी हथियारों की धार और तेज है। केंद्र में है एनडीए की रणनीति, जिसमें विकास, विजन, कास्ट, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बेहद चतुराई से गूंथा गया। और विपक्ष की मुश्किल यह है कि उसके पास कोई ठोस जवाब ही नहीं है, कोई काट ही नहीं है। एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, ये मिलकर ऐसा सियासी चक्रव्यूह बना चुके हैं जिसमें फिलहाल ना तो इंडी गठबंधन की एंट्री का रास्ता दिख रहा है, ना ही इंडी गठबंधन के निकलने का रास्ता। और अगर कोई दरवाजा खुलता भी है तो विपक्ष खुद उस पर दस्तक देने से हिचक रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इस चक्रव्यूह में अब तक उलझी दिख रही है, क्योंकि एनडीए ने 3 ऐसे मोर्चे खोल दिए हैं जिन पर हमला करना विपक्ष के लिए आसान नहीं। सबसे पहला मोर्चा है राष्ट्रवाद का। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी ने न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को फ्रंट फुट पर लाया है, बल्कि इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को एक ऐसे निर्णायक नेता के तौर पर पेश किया है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार से ही मिट्टी में मिलाने की हुंकार भरी थी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब इसी ऑपरेशन को बिहार चुनाव में बीजेपी राष्ट्रवाद की सबसे ताकतवर स्क्रिप्ट बना रही है। यह सिर्फ वोट बटोरने का हथियार नहीं है, बल्कि बिहार जैसे राज्य में जहां पाकिस्तान विरोध एक भावनात्मक मुद्दा रहा है, वहां इसका असर और भी गहरा पड़ता है। दूसरा मोर्चा है जातीय गणित। बिहार की सियासत जातीय संतुलन के बिना नहीं चलती। एनडीए इस समीकरण को गहराई से समझता है। बीजेपी जहां अपने पारंपरिक सवर्ण और ओबीसी वोट बैंक पर टिकी है, वहीं जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में कुर्मी और महादलित वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़ी है, जबकि ईबीसी का एक बड़ा तबका भी नीतीश के साथ है। लेकिन ध्यान यह भी रहे कि बिहार की महिलाएं भी नीतीश कुमार और पीएम मोदी के साथ निर्णायक संवेदना रखती हैं। शराबबंदी को लेकर बिहार में किसी भी महिला से बात करें तो आपके लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि नीतीश कुमार प्रदेश की आधी आबादी में कितने स्वीकार्य हैं। प्रधानमंत्री को लेकर भी यही संवेदना है। यही वजह है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर्स की बात करें तो महिलाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। एनडीए के पास विपक्षी इंडी गठबंधन की तुलना में मजबूत जाति समीकरण है। हाल ही में मोदी सरकार की ओर से जातिगत जनगणना की घोषणा से एनडीए को फायदा होने की पूरी उम्मीद है। नीतीश कुमार बिहार में पहले से ही जाति सर्वे करा चुके हैं और अब मोदी सरकार का जातिगत जनगणना दांव काफी अहम रोल में चुनाव में प्ले करेगा। ऐसे में तेजस्वी राहुल की जोड़ी को एनडीए को घेरने के लिए नए मुद्दे तलाशने होंगे, लेकिन वो मुद्दे उनकी सियासत में दिखाई ही नहीं दे रहे। फिलहाल तो मामला सिर्फ सरकार पर आरोपों तक ही सीमित है, लेकिन जब भी कोई आरोप नीतीश सरकार के खिलाफ उठता है तो बिहार के लोग इस द्वंद्व में टिक जाते हैं कि जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी साझा कर रहे थे, तब ये तल्खी क्यों नहीं दिखी? तब तो नीतीश कुमार उनके लिए चाचा थे, लेकिन जैसे ही नीतीश बीजेपी के साथ आते हैं वो पलटू चाचा कहलाने लगते हैं। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिहार की सियासत में पलटू कौन है, इसकी आत्मविवेचना जरूर होनी चाहिए, अन्यथा आरोप अवसरवाद से जुड़ जाते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या उनकी सेहत सक्रिय सियासत में दौड़ भाग करने की गवाही दे रहा है? नहीं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आरजेडी उन्हें सर्वे सर्वा मानती है। क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है। मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता अपने अपने समुदायों में मजबूत पकड़ रखते हैं। इस तरह से एनडीए ने लगभग 65% मतदाताओं को ध्यान में रखकर जातीय संतुलन साधा है। वहीं जातीय जनगणना का दाव विपक्ष के हाथ से एनडीए ने लगभग छीन ही लिया है। पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक थे, लेकिन अब जब केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में
जातियों की गणना का फैसला कर लिया तो विपक्ष के हाथ से उनका एक बहुत बड़ा तीर निकल गया। नीतीश कुमार ने बिहार में पहले ही जातीय सर्वे करा लिया था। अब केंद्र के फैसले के साथ ही यह स्पष्ट है कि एनडीए जाति के सवाल को न केवल स्वीकार कर रहा है बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। यह एक बड़ी सियासी जीत है क्योंकि विपक्ष अब इस मुद्दे पर हमलावर नहीं है बल्कि विपक्ष तो बैकफुट पर नजर आ रहा है। तीसरा और बेहद संवेदनशील मोर्चा है हिंदुत्व। बीजेपी इस चुनाव में हिंदुत्व की धार को फिर से तेज कर सकती है। गिरिराज सिंह जैसे फायरब्रांड नेता मैदान में आ चुके हैं जो अपनी बयानबाजी से बहुसंख्यक वर्ग में सियासी भावनाएं उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सीता माता मंदिर बनाने का ऐलान किया गया जो साफ तौर पर हिंदू मतों को एकजुट करने की कवायद है। हिंदुत्व की सियासत में जो धार बीजेपी उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में इस्तेमाल करती है वही स्क्रिप्ट अब बिहार में लागू की जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जातियों के झुंड हिंदुत्व पहचान पर हावी रहते हैं, लेकिन बीजेपी इस सामाजिक बिखराव को हिंदुत्व के भावनात्मक एजेंडे से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इन तीन मोर्चों के साथ साथ एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है मोदी और नीतीश की जोड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बिहार में अब भी ऊंचा है, जबकि नीतीश कुमार को एक स्थिर और अनुभवी सीएम के तौर पर देखा जाता है जो विकास के पर्याय हैं, साथ ही सुशासन बाबू भी कहे जाते हैं और परिणाम देने के मोर्चे पर भी वो स्थापित है। यह तय हो चुका है कि 2025 में एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश ही होंगे। यह घोषणा चुनाव से पहले कर देना अपने आप में विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति है, यानी जनता को यह मैसेज देना है कि एनडीए के पास लीडरशिप को लेकर कोई असमंजस नहीं है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस सवाल पर अब तक भ्रम की स्थिति में है कि उनके सीएम का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी यादव या फिर कोई और। बात अगर मौजूदा सियासत की करें तो मोदी नीतीश के नाम और काम की जोड़ी ने बिहार में विकास की योजनाओं को फिर से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी का लगातार बिहार दौरा, परियोजनाओं की घोषणा और जनसभाओं में किए जा रहे वादे, ये सब एक स्पष्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये स्क्रिप्ट में बीजेपी और जेडीयू दोनों को अपने अपने साइलेंट वोटर्स का भरोसा है, खासकर महिलाओं का। नीतीश कुमार की सामाजिक योजनाएं जैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, शराबबंदी, इन सबका सीधा असर महिला वोटर्स पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ये वो वोटर हैं जो प्रचार नहीं करते लेकिन मतदान करने जरूर पहुंचते हैं। अब विपक्ष का हाल देखिए। इंडी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा है, इसका स्पष्ट जवाब अभी भी नहीं है। तेजस्वी और राहुल दोनों मिलकर भी एक संगठित रणनीति के साथ मैदान में नहीं है। अभी तक उनके सभी हमले, आरोपों और पुराने वादों तक ही सीमित है। कोई ठोस विजन, कोई साझा घोषणा पत्र, कोई मोर्चाबंदी नजर नहीं आ रही। यह स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा कमजोर है। इधर बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। उसे यह समझ है कि बिहार का किला दोबारा जीतना है तो हर हथियार चलाना होगा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से मिला राष्ट्रवाद हो, जातिगत जनगणना के बहाने से मिला सामाजिक समीकरण या हिंदुत्व की भावनात्मक अपील। बीजेपी का भरोसा है कि नीतीश की स्थिरता और मोदी की लोकप्रियता के कॉम्बिनेशन से वो फिर सत्ता में लौटेगी और अगर यही रफ्तार रही तो विपक्ष के लिए बिहार की सत्ता एक बार फिर दूर की कौड़ी साबित होगी। यानी साफ है कि बिहार में इस बार चुनाव केवल वोटों की लड़ाई नहीं, ये एक बहुआयामी सियासी युद्ध है। एनडीए ने राष्ट्र, जाति और धर्म तीनों आयामों को एकजुट कर एक नया एजेंडा सेट कर दिया है। विपक्ष को अगर इस चक्रव्यूह को भेदना है तो केवल आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी। उन्हें अपनी रणनीति, अपना चेहरा और अपना भरोसा जनता के सामने साफ और प्रभावी तरीके से रखना होगा, वरना एक और चुनाव मिस्ड कॉल साबित होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल कैपिटल टीवी बिहार में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।